अगर तुमने कभी किसी बरगद के पेड़ के नीचे से रात को गुजरने की हिम्मत की है तो समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन मेरी नहीं थी। क्योंकि मैंने ना सिर्फ उस पेड़ के नीचे से गुजारा किया, बल्कि उसके नीचे बैठकर मौत को आंखों में देखा था। और अगर तुम ये कहानी पूरी नहीं सुनोगे तो हो सकता है अगली रात तुम्हारे सपनों में वही बेताल उल्टा लटका मिले, तुम्हारे ऊपर झुककर तुम्हारे नाम से पुकारे। मेरा नाम राजीव है। उम्र 30 के पार हो चुकी है। बहुत कुछ देख चुका हूं इस दुनिया में, पर जो उस गांव में देखा, जो उस बरगद के पेड़ के नीचे हुआ, वो आज भी मेरे जिस्म में कांप उठता है। ये सब कुछ एक चिट्ठी से शुरू हुआ था। मेरे दादाजी का गांव चंदवारा, जहां मैं कभी गया भी नहीं था, वहां से मुझे एक चिट्ठी मिली, बहुत पुरानी, भूरे लिफाफे में लिपटी हुई। लिफाफे की महक ही सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून जैसी थी। ऊपर लिखा था, राजीव सिंह, जो कभी खून से बंधा था। मैं सिहर उठा। कोई नाम कैसे ऐसे लिख सकता है? मुझे तो गांव की जमीन जायदाद के बारे में बताया गया था जो दादाजी ने छोड़ी थी। उसी को देखने मैं चंदवारा पहुंचा। चंदवारा नाम सुनने में तो एक आम गांव जैसा लगता है, लेकिन असल में वो गांव कुछ और ही था। पहुंचते ही अजीब सी बातों का सामना हुआ। गांव के लोग मुझे घूरते थे, जैसे मैं कोई कसाई हूं या फिर कोई लौट आया पाप। एक बूढ़ी औरत ने तो मेरे चेहरे पर थूकते हुए कहा, क्यों लौट आया बेताल का खून? जो पेड़ तुझे निगल गया था, तू उसे फिर जगाने आया है। मैं सन्न रह गया। बेताल, पेड़, खून। उसी शाम मैं गांव के एक पुराने घर में रुका, दादाजी का पुश्तैनी मकान। दरवाजा खड़खड़ाता था। अंदर जालों में उलझे हुए कमरे, टूटे हुए पलंग और दीवारों पर तंत्र मंत्र के निशान। एक कमरे में एक बहुत ही पुरानी किताब मिली, खाल से बनी हुई, और उस पर लिखा था, शापित वट, तांत्रिक बंधन और रक्त की मुहर। मैंने उसे खोला नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने उसे छुआ, कमरे में रखा लैंप अपने आप बुझ गया और एक सर्द हवा मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, मत खोल, वरना जो सो रहा है जाग जाएगा। मुझे उस वक्त लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं था। उस रात पहली बार मैंने उस बरगद के पेड़ को देखा। वो गांव के बाहर एक टूटे हुए कुएं के पास था। उसकी जड़ें जमीन के बाहर लटक रही थीं, जैसे किसी की जमे हुए नसें, और शाखाएं इतनी फैली हुई थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ आसमान से झूल रहे हों। पेड़ के नीचे मिट्टी काली थी, नहीं, काली नहीं, गाढ़े खून के रंग की। मैं बस उसे देख ही रहा था। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, राह जी व। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन जब दोबारा पेड़ की ओर देखा, वो पेड़ हिल रहा था। हवा नहीं थी, लेकिन शाखाएं लहरा रही थीं, और उनमें से कोई चीज लटक रही थी, उल्टी, इंसानी जैसी। और तभी मुझे उस किताब का पहला वाक्य याद आया, जिसे बांधा गया था रक्त की मुहर से। वो तब तक सोया रहेगा जब तक कोई उसी खून की नस्ल आकर उसे देखे। मैं वहीं खड़ा था, आंखें फटी हुई, और उस उल्टी लटकी चीज ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर मेरी शक्ल थी। मैं घर वापस लौटा तो दरवाजा पहले से खुला था। न मैं खोल कर गया था, न किसी को चाबी दी थी, और अंदर का माहौल जैसे किसी ने मेरा इंतजार किया हो। कमरे की दीवार पर वही पुरानी किताब रखी थी, लेकिन अब वो जमीन पर गिरी हुई थी, खुली हुई, और उसके पन्ने हवा में नहीं, अपने आप पलट रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पढ़ रहा हो। मैंने हिम्मत करके उसके करीब कदम बढ़ाए। किताब की महक जैसे सड़ी हुई लाश की चमड़ी जला रहे हों। एक पन्ने पर कुछ लिखा था, लाल रंग से, ताजा, जिस रक्त से बांधा गया उसी रक्त से मुक्त होगा, जिसकी नसों में वही खून बहेगा, वही द्वार खोलेगा। मेरे हाथ अनजाने में आगे बढ़े और मैं वो किताब उठा बैठा। पढ़ते ही मेरी छाती में अजीब सी जलन शुरू हो गई, जैसे किसी ने मेरे दिल में आग लगा दी हो। फिर जैसे बिजली सी चमकी और मेरे सामने वही उल्टा लटका चेहरा, मेरी शक्ल वाला, एक पल को आंखों के सामने कौंधा। मैं जोर से चिल्लाया, कौन है तू? पर जवाब नहीं आया, बल्कि मेरे सिर के अंदर किसी ने कहा, मैं वो हूं जो सो रहा था, और तू वो है जिसने मुझे जगा दिया। मेरे दोनों कानों से खून की हल्की धार बहने लगी। उस रात मैं सो नहीं पाया, या यूं कहो, मैं सोया ही नहीं। वो मुझ में जाग चुका था। रात के 2 बजे घर की छत पर किसी के कदमों की आवाज आई, नंगे पैर, गीले, खून में सने। मैं कांपते हुए ऊपर चढ़ा। छत खाली थी, मगर वहां मिट्टी फैली हुई थी, और उन पैरों के निशान मेरे कमरे तक लौट रहे थे। कमरे में आकर देखा
किताब फिर से बंद थी, पर अब उसके ऊपर मेरे नाम के आगे एक शब्द और लिखा था, राजीव, रक्त का उत्तराधिकारी। सुबह होते ही मैं गांव के मंदिर गया। वहां एक बहुत बूढ़ा पुजारी मिला जो मेरे दादाजी को जानता था। उसने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, तू लौट आया है ठीक उसी दिन जिस दिन तेरा दादा उस बरगद के नीचे शपथ लेकर भागा था, और अब पेड़ तुझसे हिसाब मांगेगा। क्या हिसाब? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। तेरे दादाजी ने बेताल को बांधने के लिए तांत्रिक से सौदा किया था, अपने ही बेटे की आत्मा को चढ़ावा देकर। उसी दिन से वो बेताल बरगद में बंधा पड़ा है, और अब तू उसी रक्त का वारिस है। मेरा दम घुटने लगा। तो अब क्या होगा? मैंने कांपते हुए पूछा। वो सिर्फ मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब पेड़ तुझसे खाना मांगेगा, एक शरीर हर रात, वरना तू खुद उसका बन जाएगा। मैं उस रात घर लौटा तो मेरी आंखें अपने आप बरगद की ओर खींचने लगीं। मेरे पैर खुद ब खुद उस तरफ बढ़ रहे थे। बरगद अब और बड़ा लग रहा था। उसकी शाखाएं जमीन से छलकर मेरी ओर बढ़ रही थीं, जैसे मुझे गले लगाने के लिए। और तभी मेरे सामने कोई आया, एक बच्चा। गांव का ही था शायद, मासूम, पर कुछ तो अजीब था उसमें। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें रोशनी नहीं, सिर्फ अंधेरा हो। उसने मेरी ओर देखा और बोला, बेताल भूखा है, उसे खाना चाहिए, वरना वो तुझसे खा जाएगा। मैं उस बच्चे की आंखों में देख रहा था, खाली, बिल्कुल शून्य, जैसे वो जिंदा होते हुए भी मर चुका हो। उसने दोबारा कहा, बेताल भूखा है, और तभी उसकी गर्दन अपने आप एक झटके में बाईं ओर मुड़ गई, इतनी बुरी तरह कि मैं चीखते हुए पीछे हट गया। बच्चा जमीन पर गिरा, पर उसकी आंखें अब भी खुली थीं और होंठ धीमे से बुदबुदा रहे थे। खून, खून, खून। मैं भागा, हांफता हुआ, लड़खड़ाते पैरों से गांव के बाहर अपने पुराने घर की ओर। लेकिन वहां पहुंचा तो देखा, किताब फिर से खुली हुई थी। इस बार पन्ने पर एक नया मंत्र लिखा था और नीचे एक खूनी निशान, किसी उंगली का, जो अभी अभी लगाया गया था। पहला शिकार वही होगा जिसे देखकर तुझे दर्द नहीं होगा। खून आसान होगा क्योंकि आत्मा नजदीकी होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, दिमाग घूम गया। क्या बेताल मुझसे किसी अपने की बलि मांग रहा है? तभी मुझे किसी की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर गांव का एक आदमी खड़ा था, नरेश काका, जो मेरे दादाजी के समय से चौकीदारी करते आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राजीव बेटा, क्या तू ठीक है? सब लोग कह रहे हैं कि तू बरगद के पास गया था। मैं बस देखता रहा। बेताल की आवाज मेरे सिर में गूंजने लगी, यही है पहला आसान शिकार, जो तुझसे प्यार करता है पर तुझे नहीं बचा पाएगा। मैंने अपने सिर को झटका, जैसे किसी आवाज से पीछा छुड़ाना चाहता हूं। नहीं, मैं किसी को नहीं मार सकता। लेकिन मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। हाथ कांप रहे थे, और फिर एक क्षण जब मेरी आंखों के सामने काले साए छा गए, और अगला पल मुझे तब याद आया जब मैंने अपने हाथ में खून से सना दरांती देखा। नरेश काका की लाश मेरे पैरों में पड़ी थी। मैं घुटनों पर बैठ गया। चेहरे पर खून की छींटें थीं, सांसें रुकने जैसी। ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया। पर मेरे भीतर कोई हंस रहा था, अब तू मेरा है, अब तू भूख बुझाएगा। हर रात, उस रात बरगद की शाखाएं झूम उठीं, जैसे जश्न मना रही हों, और एक उलटा लटका चेहरा, मेरी शक्ल वाला मगर आंखें काली, पेड़ से नीचे देखता रहा और बोला, शाबाश बेटा, मैंने नरेश काका को नहीं मारा था। कम से कम मेरा इंसानी हिस्सा तो यही चिल्ला रहा था। पर हकीकत, वो जमीन पर पड़ी खून से लथपथ लाश थी, और मेरा हाथ उस खून में डूबा हुआ था। मैंने खुद से नजरें चुरा लीं, पर बेताल ने नहीं। बरगद के पेड़ की शाखाओं से वो उलटा लटका और हंस रहा था। रक्त जाग गया है, अब तू भी हमारे जैसा है। मैंने अगले दिन गांव छोड़ने की सोची, बस पकड़ने पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेशन मास्टर बूढ़ा था, मगर बोला, इस गांव से कोई नहीं जाता बेटा, जब तक पेड़ इजाजत न दे। क्या मतलब? मैंने चिल्लाकर पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, एकदम शांत, जैसे उसे सब पहले से पता हो। तेरा खून तुझे बांध चुका है राजीव। अब बेताल का पेड़ तुझ में बस चुका है। तुझे हर रात खाना देना होगा, वरना तू खुद पेड़ की शाखा पर उल्टा लटका मिलेगा। मैं अगले कुछ दिनों तक खुद को कमरे में बंद करके बैठा रहा। कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, पर हर रात
उस पेड़ की आवाज मेरे घर के दरवाजे तक पहुंच जाती। भूख लगी है, मांस, रक्त, और मेरे अंदर जैसे कोई दूसरा राजीव जाग जाता। तीसरी रात मेरा होश उस वक्त आया जब मैं गांव के सबसे कोमल लड़के गोविंदा की लाश लेकर बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। पेड़ की जड़ें खून से लथपथ मिट्टी को छाट रही थीं, शाखाएं खुशी से लहरा रही थीं। मैं वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे क्यों चुना, क्यों? मैं चीख पड़ा और तभी बेताल की आवाज गूंजी, क्योंकि तेरा खून उस तांत्रिक का वारिस है जिसने मुझे बांधा था। अब मुझे छोड़ने की बारी तेरी है। हर लाश, हर बलिदान उस मुहर को ढीला करता है जिसने मुझे बरगद में जकड़ा था। तू मेरा पुजारी है अब। मेरे सामने सच अब साफ था। मुझे बेताल नहीं चाहिए था, पर अब वो मुझे चाहिए था, क्योंकि हर बार जब मैं किसी को मारता, उसके बाद मेरी छाती पर हल्का सा सुकून उतरता, जैसे कोई नशा। मैं डरा हुआ था, लेकिन अंदर कहीं गहरे एक अजीब सा आनंद भी महसूस कर रहा था। अगली रात मैं खुद बरगद के पास गया, खाली हाथ नहीं। इस बार मैं जग्गा को लेकर गया, गांव का वही आदमी जो मेरे दादाजी के मरने के बाद जमीन हड़पना चाहता था। मैंने उसे जोर से धक्का दिया और पेड़ की जड़ें अचानक जिंदा हो गईं। उसके चारों ओर लिपट गईं और चीखों के बीच उसका शरीर मिट्टी में समा गया। मैंने नहीं मारा उसे, पेड़ ने मारा। पर उसके बाद जो हुआ, बरगद के बीच की मोटी तना हल्का सा चटक गया और उसके अंदर से एक आंख झांकने लगी, सुनहरी, जलती हुई, बेताल की आंख। अब मैं समझ चुका था, हर बलिदान उस ताले को खोलता है, और जैसे जैसे वो खुलता जा रहा है, मैं राजीव नहीं रह रहा हूं, मैं कुछ और बन रहा हूं। अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूं तो समझ नहीं आता कि कौन था असली हत्यारा, मैं या वो बरगद। पर जो भी था, वो अब मेरी आत्मा से चिपक गया था। हर रात जब मैं आंखें बंद करता तो मेरे सपनों में वही पेड़ होता, लाल मिट्टी, काली शाखाएं और वो उलटा लटका चेहरा जो हर बार कुछ और मेरे जैसा बनता जा रहा था। गांव में अब डर खुलकर बोलने लगा था। हर रात कोई ना कोई गायब होता। सुबह उसकी झलक नहीं मिलती, सिर्फ एक बात दोहराई जाती, उसने रात में पेड़ की ओर देखा था। एक दिन गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होकर मेरे घर आए। राजीव भैया, ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना? मैं चुप रहा। न हां न ना। मेरे चेहरे का रंग, मेरी आंखें, मेरी चुप्पी, सब कुछ जैसे उनके सवालों का जवाब बन गया। एक लड़का आगे बढ़ा। अगर आप भी किसी बलि की तैयारी कर रहे हैं तो मैं तैयार हूं। क्या? मैं चौंक गया। उसने आंसुओं में कहा, मेरे छोटे भाई को पेड़ ने खा लिया। मुझे मरना है, पर किसी के लिए, ताकि ये सब रुके। वो रात मैंने उसे मना नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरे भीतर कुछ टूट चुका था। उस रात जब मैं उसे लेकर गया तो बरगद की जड़ें पहली बार खुद मेरी तरफ नहीं बढ़ीं, बल्कि वो लड़का खुद जाकर तने से लिपट गया और तने की एक दरार खुली, जैसे पेट में मुंह बन गया हो। लड़का गायब हो गया और अगले पल बरगद के तने से एक आवाज आई, एक और, बस 3 और चाहिए। मैं भागा जैसे खुद से पीछा छुड़ा रहा हूं। गांव के मंदिर गया, वहीं बूढ़ा पुजारी वहां था। मेरी हालत देख वो समझ गया और अंदर के तहखाने में मुझे ले गया। वहां एक पुराना लोहे का संदूक रखा था और उसमें वही ताम्रपत्र जिस पर तांत्रिक मंत्र खुदे थे। उसने कांपते हुए कहा, यह है बंधन का अंतिम उपाय जो पेड़ को सदा के लिए बंद कर सकता है, पर कीमत बहुत भारी है। क्या कीमत? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और धीमे से बोला, तुझे खुद को पेड़ में समर्पित करना होगा। तेरा रक्त, तेरा मांस, तेरी आत्मा। मैं सन्न रह गया। मैंने सोचा, क्या मैं अब भी इतना बचा हूं कि कोई बलिदान दे सकूं, या मैं अब खुद वो बन गया हूं जिससे बचने के लिए बलिदान चढ़ाए जाते हैं। मैंने आईने में देखा उस रात और देखा मेरी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें अब वही सुनहरी चमक थी जो मैंने तने के अंदर देखी थी। पुजारी की आंखों में गहराई थी और मेरे भीतर अंधेरा। उसने जो कहा वो हर शब्द मेरी आत्मा में चुभ गया था। तू खुद को समर्पित करेगा तभी पेड़ रुकेगा, वरना यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हर पीढ़ी में एक नया पुजारी, एक नया कातिल। मैं वापस घर आया। कमरे में अब दीवारों पर फफूंद नहीं, जड़ें उगने लगी थीं। छत से शाखाएं लटकने लगी थीं और जमीन पर बरगद की पत्तियों की परत बिछ गई थी। मेरा घर अब घर नहीं रहा,
वो एक शाखा बन गया था उस अभिशप्त पेड़ की। मैंने किताब खोली। आखिरी पन्ना खुद खुल गया, जैसे पेड़ ने मुझे खुद पढ़ाया हो। जब रक्त स्वयं को चढ़ाएगा तब बंधन टूटेगा नहीं, बल्कि फिर से बांधा जाएगा, लेकिन इस बार भीतर से। उसी रात गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। जिन्हें मुझ पर कभी यकीन था, अब वही पत्थर उठाए खड़े थे। राजीव को पेड़ को सौंप दो, यही है असली बेताल का वारिस। मैं भागा नहीं, मैं पेड़ की ओर खुद चल पड़ा। बरगद मुझे पहचान चुका था। शाखाएं खुद मेरे सामने रास्ता बना रही थीं, जड़ें हिल रही थीं, जैसे स्वागत कर रही हों। मैं तने के पास खड़ा हुआ और पहली बार वो तना खुला नहीं, फटा। उसके अंदर से वो निकला, बेताल, ऊंचा, डरावना और मेरी ही शक्ल में ढला हुआ, पर आंखें सुनहरी और चेहरा जला हुआ। आ गया आखिर खून का उत्तराधिकारी। मैंने उसे देखा और कुछ कहा नहीं, बस वो लोहे की ताम्रपत्र अपने सीने पर रखा और आंखें बंद की। पेड़ की शाखाएं एक साथ हिलने लगीं, जड़ें कांप उठीं, जैसे हजारों आत्माएं चीखने लगीं। बेताल चिल्लाया, तू मुझे बांध नहीं सकता, तू मेरा पुजारी था, अब क्यों बलिदान देने चला है? मैंने बस एक ही वाक्य बोला, क्योंकि मैं अब बंधन हूं और मैं ही मुक्ति भी। मैंने वो ताम्रपत्र खुद के सीने में गाड़ दिया। खून फूट पड़ा, जैसे जमीन ने खुद पीने के लिए मुंह खोल दिया हो। बेताल चिल्लाया, लेकिन पीछे हटने लगा। उसका शरीर जलने लगा, शाखाएं पीछे हटने लगीं और पेड़ के बीचों बीच तना फिर से बंद हो गया। गांव में अब सन्नाटा था। बरगद अब एक आम पेड़ जैसा दिखता था, ना कोई उल्टा लटकता चेहरा, ना बहती खून की मिट्टी। लेकिन मेरा क्या हुआ? लोग कहते हैं उस रात के बाद राजीव कभी नहीं मिला, पर कुछ कहते हैं रात के वक्त जब चांदनी पेड़ पर पड़ती है तो कोई उस बरगद के तने के पास खड़ा दिखता है। उसे देखकर लगता है कि वो आदमी नहीं, बल्कि खुद पेड़ का हिस्सा है। और उसकी आंखें सुनहरी, जलती हुई। जब मैंने ताम्रपत्र को अपनी छाती में गाढ़ा तो लगा सब खत्म हो गया। पेड़ थरथराया, बेताल की चीखें रात की हवा में समा गईं, और फिर एक घना अंधेरा मेरी आंखों के सामने उतर आया। लेकिन मैं मरा नहीं था। मुझे होश तब आया जब मैं अजीब सी जगह में था। ना जमीन थी, ना आसमान, सिर्फ एक काली खाली जगह, और मेरे सामने खड़ा था वही बेताल। पर इस बार वो कमजोर था, घुटनों पर बैठा, मगर उसकी आंखों में अब भी आग थी। तू सोचता है तूने मुझे बांध दिया? वो फुफकारा। तूने मुझे आजाद कर दिया है राजीव, क्योंकि अब तू खुद पेड़ बन गया है। अब तू ही बंधन है, और बंधन कभी नहीं मरते। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे हाथों में जड़ें उगने लगी थीं, मेरे पैरों से शाखाएं निकल रही थीं। मैं पेड़ बन रहा था। उस दुनिया में समय नहीं चलता। वो पेड़ का भीतर था, एक जीवित प्राचीन तंत्र, जहां सैकड़ों आत्माएं कैद थीं। हर आत्मा फुसफुसा रही थी, हमें आजाद कर, मुझे मेरे बेटे के पास भेज। तू अब पुजारी नहीं, तू ही कैद खाना है। मुझे दिखा, मेरे दादाजी की आत्मा पेड़ के बीच एक गांठ में बंद, आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, माफ कर बेटा, मैंने ही इसे शुरू किया, तुझे ही खत्म करना होगा। और तभी उस शून्य में एक रास्ता खुला। पीछे से किसी ने पुकारा, राजीव, राजीव। वो आवाज श्रेया की थी, गांव की वह लड़की जो मुझे बचपन में पसंद थी, जो अब गांव में शिक्षिका बन गई थी। वो असली दुनिया से मुझे खींच रही थी। उसने तांत्रिक ग्रंथ से एक मंत्र पढ़ा था, जो किसी आत्मा को पेड़ के भीतर से बाहर खींच सकता था, पर शर्त थी, किसी और को अंदर छोड़ना होगा। और बेताल जानता था ये बात। उसने मेरे सामने श्रेया की आत्मा की परछाई उगा दी। तू निकलेगा, फिर मैं उसे ले जाऊंगा। मैंने आंखें बंद की, और उसी पल मैंने फैसला कर लिया, अगर मुझे इस पेड़ का हिस्सा बनना है तो मैं इसे बंद करके बनूंगा, ना कि इसे और खोलने देकर। मैंने अपनी छाती फाड़ दी। वो जगह जहां ताम्रपत्र था वो अब खुल चुकी थी, पर इस बार मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, बल्कि और गहराई में धकेल दिया। और पेड़ की जड़ें जो अंदर रेंग रही थीं, मेरे दिल को बांधने लगीं। बेताल चीखा, तू ये क्या कर रहा है? मैं खुद को तुझसे पहले बंद कर रहा हूं, मैंने कहा। उस पल एक तेज रोशनी फूटी, और फिर सब खत्म। श्रेया के अनुसार वो बेहोश पड़ी थी पेड़ के नीचे, और राजीव का कोई नामो निशान नहीं मिला। लेकिन बरगद अब कभी हिला नहीं, उसकी शाखाएं कभी नहीं कांपी,
और उसकी तने पर एक निशान उभर आया, राजीव सिंह, अंतिम बंधन। लेकिन 20 साल बाद एक नया परिवार उस गांव में बसने आया। एक बच्चा जिसने गांव में आकर सबसे पहला सवाल पूछा, मां, वो पेड़ क्यों दिखता है मुझे? बरगद अब शांत था। उसके नीचे न कोई साया बचा था, न कोई आवाज। पेड़ के तने पर उभरा हुआ नाम धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, राजीव सिंह, अंतिम बंधन। गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाना छोड़ दिया। अब वहां ना कोई चढ़ावा चढ़ाता, न कोई नजर भरकर देखता। बरगद अब भी वहीं है, स्थिर, विशाल, रहस्यमय। पर जब रात को हवा चलती है तो कुछ लोगों को अब भी लगता है कि उस पेड़ की जड़ों के बीच से एक धीमी सी फुसफुसाहट आती है, एक दिन कोई और आएगा। अगर ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल पर हर रोज शाम 6 बजे एक नई कहानी अपलोड होती है। मत भूलना, अगली कहानी तुम्हारे नाम से भी शुरू हो सकती है। धन्यवाद।